किसी को कोई बेटर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब फंसता है शो। एकदम पेमेंट नहीं मिल रहा है, वर्किंग आवर्स बुरे हैं, बदतमीजी से सब कुछ हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही, तो देखो मैं उनको जानता नहीं, जो मुझे उनके शो के बारे में मालूम है, राजन जी को जानता हूँ। राजन साई इतने सालों से एक गुडविल के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो राजन के पास ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, वरना क्यों कोई ऐसा करेगा। कि फिल्म शूट होने के बाद बनती तो एडिटिंग टेबल पे है, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी इंडस्ट्री में लोग फॉलो नहीं करते हैं। और जब कोई चीज़ रिलेटेबल हो जाती एकदम, तो आपको कहा है ये तो हमारी बातें करो, ये तो हमारी घर का किस्सा है। और ये है वागले की दुनिया के 1000 एपिसोड की सफलता का राज। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, और बहुत बहुत बधाई 1000 एपिसोड के लिए, वो भी इस दौर में जब 50 एपिसोड भी लोगों के नहीं पूरे हो पाते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी बात बहुत सही है। 50 तो थोड़ा पर वेरी डिफिकल्ट। आज के दिन में लोगों का अटेंशन पहले तो पाना और फिर उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। तो इसके पीछे का जो राज है वो आज हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि क्या वजह है कि इस तरह से शोज इतने लंबे समय तक लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और कंटिन्यू लोग उसे देख रहे हैं। देखिए, एक शो की फिलॉसफी अगर लोगों के साथ कनेक्ट कर जाए ना, तो वो शो ज़्यादातर एट लार्ज पसंद आते हैं। ये बड़ी बात है। इसको और थोड़ा डिटेल में अगर मैं ले जाऊं तो ये शो आया था कोविड के बाद, सेकेंड फेज भी कोविड का तभी नहीं आया था। तो लोगों में ना एक बहुत अनरेस्ट था, बहुत एक इनसिक्योरिटी, दुख और ऐसी फीलिंग्स का एक माहौल मंडरा रहा था। दैट टाइम वी ब्रॉट अ होप। वागले की दुनिया ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ होप कि आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें हो सकती है। मिडिल क्लास तो हर वक्त चैलेंजेस से जाता है, पर आपकी सोच उम्मीद से भरी है। आप हर मुसीबत को एक मुस्कुराहट के साथ लेते हैं। आपका परिवार आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ है। ईमानदारी से खुशी खुशी जो है उसमें बहुत अच्छे से गुजारा करते हैं, तो आप ये ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये जो होप हमने मज़े के साथ, स्लाइस ऑफ लाइफ के साथ, जिन जिन कहानियों के साथ कही, वो उनके साथ जुड़ गई। क्यों? वो कहानियाँ हमने लोगों की ज़िंदगी में से ही ली थी, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो बहुत इमोशनल स्टोरी हो, चाहे कोई स्कैम हो, चाहे कोई बहुत ही मस्ती भरी कॉमेडी वाली सी, जो इमोशन को, वो सारा कुछ हमने बहुत उम्दा रिश्ते बनाए, किरदार और रिश्ते। जब टीवी पे आप अच्छे किरदार बनाते हो, लोग किरदार से ही ज़्यादा जुड़ते हैं और उनको ही देख के फिर आप किरदार अगर लोगों को पसंद आ गया ना, अब कोई भी कहानी उन किरदारों के आसपास करते हो, लोगों को पसंद आती। तो ये सब कुछ एक साथ जुड़ गया। तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ वागले की दुनिया। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, राइट, जैसे पुराने जो शो था वागले की दुनिया, उससे इंस्पिरेशन लेकर के आपने नई पीढ़ी और नई कहानी किस तरह से प्रस्तुत की, क्या थॉट था, और इसे बनाने के पीछे जो मुख्य मेन फोकस था वो क्या? जब ये 88 में आया था, आर.के. लक्ष्मण जी का एक कॉमन मैन वागले, लेट कुंदन शाह जी ने डायरेक्ट किया था, रवि ओझा साहब ने प्रोड्यूस किया था। तब उन्होंने 18-19 एपिसोड ही बनाए थे, और वीक में एक। तो अंजन जी हमको बताते हैं कैसे शूट करते थे वो और भारती जी, कि एक आध हफ्ता लग जाता था कभी कभार एक एपिसोड को। तो आज के दिन में, आज के दौर में तो पॉसिबल ही नहीं, बट और सारी फैसिलिटीज़ भी। और तब वो कहते थे कि लक्ष्मण जी जब तक स्क्रिप्ट सही ना होना, वो करते नहीं थे। अब हमने इतने दिग्गजों का काम लिया तो हमको ये समझ में आ गया था कि इसकी स्क्रिप्ट जो है ना, एक तो 1 एपिसोड 1 स्टोरी, और रोज़ 6 दिन में 6 एपिसोड, वो 6 में 1 बना देते, तो कैसे करेंगे। तो हमने इसका ना एक राइटर्स रूम जो कहते हैं, एक टीम बनाई। आतिश कापड़िया ने बहुत अच्छी शुरुआत करी,
एंड दूसरे हमारे साथ 8-9 राइटर थे जिनको मैं और आतिश मेंटर करते थे, और आतिश सब तो खुद भी लिखते थे। फिर हमको तब 1 एपिसोड स्टोरी में हो जाता था, पर उसके बाद कोविड का जब दूसरा फेज़ आया, हम सिलवासा चले गए और आतिश टू राइट समथिंग एल्स ऑल्सो। तो राइटिंग का थोड़ा सा सूत्रधार मैं बन गया, मैंने लिखना शुरू किया। एंड ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि बहुत बड़े सालों के बाद आई एम बैक टू राइटिंग, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर जो राइटर्स की टीम थी उनके साथ लिखते लिखते हमने स्क्रिप्ट की बैंक बनाना शुरू किया, और इस फॉर्मेट को थोड़ा बदला। जो 1 एपिसोड एक स्टोरी में ख़त्म हो जाता था, उसमें बहुत चैलेंजेस थी। लोगों को लगता था कि कहानी, हमको भी लगता था कि इस कहानी में बहुत सारा अभी स्कोप है, पोटेंशियल है, तो हम क्यों इसको एक एपिसोड में ख़त्म कर देते। तो 2 पे गए, कभी कभार 3 होने लगे। तो जो वेब सीरीज़ वाला मामला था कि 1 एपिसोड एक दिन में ख़त्म, उससे हम 2, 3, 4 पे गए, तो ये हो गया सीरीज़ ऑफ स्मॉल फिल्म्स। और इतने सारे राइटर्स थे तो हम बहुत पहले एडवांस में स्क्रिप्ट बनाते थे, उसको राइटिंग री वो करते गए, स्क्रिप्ट्स को बेहतरीन बनाते थे। फिर एक ऐसा प्रोसेस हमने बनाया जो विश्व में कहीं नहीं है। हम, बिकॉज मैंने जैसे कहा आपको, ये फिल्म है, स्मॉल फिल्म्स की सीरीज़ है। एवरी ऑल्टरनेट डे अब जब दूसरी स्टोरी का शूट शुरू होता है तो मैं कलाकारों को, बाकी सारे टेक्नीशियन को एक जूम कॉल पे लेता हूँ। पहले सेट पे जाता था, सारा 1 महीने का स्टोरी उनको नैरेट करता था। फिर जो कहानी वो शुरू करते थे वो नैरेट करने जाता था, कुछ डायरेक्ट करता था इनिशियली। बट वी हैव वेरी एबल टीम ऑफ डायरेक्टर्स, समीर कुलकर्णी, अमित एंड दीपेश, कभी कृष्णा भी ज्वाइन करते हैं। तो ये जब इसका प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि एक्टर आज ये भी शूट कर रहा है, दूसरी कहानी भी शूट कर रहा है, तो हर कहानी में उसका किरदार किस तरह बिहेव करे, ये उनको हर कहानी में बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। और वो एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो हिंदुस्तान जाने दो। मैंने फिर कुछ रिसर्च भी करी, विश्व में कहीं ऐसा शो नहीं है कि इस तरह से होता है। और हमारे टीवी का ना एक, मुझे लगता है, ड्रॉबैक बन गया है। हम 2-2, 3-3 दिन पहले ही शूट करके डिलीवर करने में मानने वाले लोग थे। आज भी बहुत बड़े शोज़ इस तरह जा रहे हैं। वॉल्यूम की बात है, या कुछ लोग टीवी की टीआरपी आ जाती है, उसके बाद डिसीजन लेना चाहते कि अगले वीक की कहानी क्या होनी चाहिए। पर हमने कभी इन चीज़ों से अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने दिया। हमने, आप मानेंगे नहीं, 1-1 महीने की बैंक बनाई, शॉर्ट बैंक, एपिसोड से 20-20, 25-25, और 1 से 1.5 महीने की स्क्रिप्ट है। तो हमको एडवांस वक्त मिलता था, हम आराम से शूट करते। तो इतना ही वक्त हम, जो कि बहुत महत्व का है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, आप जो भी शूट करते हो, अब किसी भी बड़े दिग्गज डायरेक्टर की आप कहीं उसकी बायोग्राफी या उनके कोट्स दिख जाओगे, बोलेंगे कि फिल्म शूट होने के बाद बनती तो एडिटिंग टेबल पे है। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी इंडस्ट्री में लोग फॉलो नहीं करते हैं। और संगीत, ये तो अलग अलग कहानी है। थ्रिलर में आप वागले की दुनिया का लाइट हार्टेड म्यूज़िक तो नहीं बजा सकते हो। ड्रामा, इमोशन में जो रोना है तो आपको अनदर पीस ऑफ म्यूज़िक। तो हम हर तरह का म्यूज़िक हर कहानी में क्रिएट करते हैं, उसमें वक्त जाता है। ऐसा नहीं कुछ थीम्स है वही बजाओ सब जगह। सो इट्स एंटायरली, और अच्छा चैनल को भी एडवांस में देते हैं, सजेशन आता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है, हमको भी देख के लगता है कि कहानी बराबर बनी नहीं है, तो हम उसको कुछ एडिट करते हैं, कुछ नए सीक्वेंसेस लिखते हैं, नए सिरे से शूट करते हैं, हाँ अभी अच्छा हो गया। तो काम तो इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो वे ऑफ वर्किंग है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये है वागले की दुनिया के 1000 एपिसोड की सफलता का राज। इसी के साथ जैसे आपने कहा नया चीज होना, नयापन लाना बहुत जरूरी होता है। अगर किरदारों की बात करें तो ये एज बीइंग प्रोड्यूसर बहुत चैलेंजिंग आपके लिए रहा हो, क्योंकि पुराने किरदार के साथ नए किरदार का जो तालमेल आपने बिठाया वो कैसे हुआ, और उसके पीछे कितना मुश्किल या कितना चैलेंज रहा आपके लिए? जब वागले की दुनिया बनाने की बात करी थी, हमको चैनल के हेड है नीरज व्यास, उनका फ़ोन आया था। हम कोई और शो पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जेडी रात को मैं डिनर लेता, बहुत लेट था, वागले की दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी आंखें, मैं कल सुबह आपको फ़ोन करता हूँ। मैंने उषा लक्ष्मण जी, आर के लक्ष्मण जी की डॉटर इन लॉ, उनसे बात करी। उन्होंने कहा मैं आप ही को याद कर रही थी। मतलब क्यों?
मतलब वागले की दुनिया की बात करें, अरे ये तो ऊपर वाले की कमाल है कि वागले की दुनिया, सच में बोलता हूँ ये ऊपर वाले का ही निर्णय है कि वागले की दुनिया इस वक्त में होना चाहिए, वरना 1988 की सीरीज आज के दिन में वो रिलेटेबल ही नहीं है। पर क्यों है? क्योंकि आर के लक्ष्मण जी का किरदार कॉमन मैन वागले। तो हमने सोचा कि अभी अंजन जी की उम्र भी हुई है, वो सुपर एक्टर है, अभी भी एनर्जी से काम करते हैं, पर हमको लगा कि वो कॉमन मैन नहीं, वो रिटायर्ड कॉमन मैन है। हमको जो चाहिए कि एक जो परिवार को संभालता है, जो एक घर का अर्निंग मेंबर है, जब उस पर चैलेंजेस आती है ना, वो कॉमन मैन मिडिल क्लास मैन होता है ना, तब उसकी बीवी भी मिडिल क्लास की ज़िंदगी जीती है, उसकी बेटी भी मिडिल क्लास बन जाती है और बेटा भी मिडिल क्लास की जिंदगी। तो हमको ये मिडिल क्लास जो है उनको कनेक्ट करना था, इसलिए वहाँ जो श्रीनिवास वागले हैं उनके दो बेटे थे, राजेश और मनोज। मनोज बड़ा था, राजेश, हमने राजेश को बड़ा कर दिया कि 40 साल 42 साल का राजेश हो गया और अब उसकी ज़िंदगी देखेंगे, वो आज का कॉमन मैन है। तो बहुत रिलेटेबल हो गया, और जब कोई चीज़ रिलेटेबल हो जाती एकदम, तो आपको लगता है ये तो हमारी बातें कर रहे हैं, ये तो हमारी घर का किस्सा है, ये तो हमारे बेटे की कहानी है, हमारी बेटी ऐसे ही जीती है। तो बहुत कुछ रिलेटेबल करने मिला एंड डिफ़िकल्ट इनिशियली था, पर अब ऐसा लग रहा है कि हम अगर आपसे वार्तालाप करें, आपके घर पे अगर चाय पीने आ जाए तो आपके घर से 2 कहानी लेकर आएंगे। इतना अच्छा ये एक प्रोसेस बन गया है, मज़ा आता है काम करने का, और लोगों ने इतना सराहा, क्योंकि वागले की दुनिया जैसा कंटेंट ही नहीं है। आपको एक बात बोलता हूँ, लता जी का जिस दिन स्वर्गवास हुआ तो हमने दूसरे दिन हमारे एपिसोड में एडिट करके उनको श्रद्धांजलि दी थी। हम जो करंट टॉपिक पे बात करना चाहे, एडवांस में बैंक चलती है तो हम क्यों, हमारे तो सबके साथ होता ही है। तो वागले इतना आपको आज का शो लगता है, क्यों बनाते भी ऐसे है कि वो लोगों से जुड़ गया। तो शुरुआत में डिफ़िकल्ट था, फिर सोसाइटी की किरदार भी है वागले इसके साथ, फिर थोड़े टाइम के बाद मनोज वागले जो इतने सालों बाद आया उनको भी ले आए। अब ये वागले 3 पे देखिए, उनके वहाँ 2 नए नन्हे वागले आने वाले, ट्विंस। और यहाँ से देखिए कि वागले की दुनिया का 3 क्या है। अथर्व बड़ा हो गया, कॉलेज जाएगा, सखी बड़ी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, जो हमारे घर में होता है। और ये सब जब होता है तब जो एक बाप होता है मिडिल क्लास ना, उनका पेरेंटिंग और डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं, बच्चे बड़े हो गए तो अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे जितने बड़े होते जाते हैं पेरेंटिंग और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पहले तो मान लेते हैं, अब मानते नहीं, सामने अपना सवाल रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, और कभी कभार इनकी सोच हमको सोचने पे मजबूर कर देती है कि हाँ बात तो सही बोल रहा है। जो राजेश वागले का होता है कि उसको लगता है कि जब छोटे थे बच्चे, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ गई, स्कूल में थे तो ठीक था, पर अब उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड इनकम वो जा रही है, तो उनके करियर पे और करियर की वजह से उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। तो उसको लगता है कि नहीं आई शुड डू समथिंग, जो हर मिडिल क्लास बाप को लगता है कि मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। और वो क्या रिस्क लेता है, क्या कदम उठाता है, किस मोड़ पे एक मिडिल क्लास आदमी जाके खड़ा रह जाता है, पेरेंटिंग में क्या होता है, ये है वागले 3O। जैसे आपने कहा कि हर कोई से रिलेट करता है, हर मिडिल क्लास फैमिली रिलेट करता है, और उनका रिव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस भी होता है। क्योंकि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने ऑडियंस का रिव्यू लेकर के अपनी कहानी में कुछ बदलाव किए या कुछ ऐसा कुछ चेंजेस किया, ऐसा कुछ हुआ? हम काफ़ी बार करते हैं। कभी कभार अगर हम जब हमारी कहानी आ जाती है और तो हो गई, तो व्यूअर बोलता है हमको कि ये आपको ऐसा नहीं लगता, ऐसा ऐसा था, तो हम उस किरदार को लेकर आफ्टर अ पॉइंट कुछ बदल के वापस लाते हैं। जैसे वंदना जी के ब्रेस्ट कैंसर में कुछ मैटर हुआ था, तो किसी ने तो मैंने उनको कहा था कि आप रुकिए, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे बहुत नज़दीकी रिश्तों में ये हुआ था, तो मैंने उसको समझा है एंड मैंने उस पर डॉक्टर्स भी ऑन बोर्ड रखे थे। तो हम काफ़ी रिएक्शंस लेते हैं। जैसे कल की बात करूँ तो मैं सखी और वंदना जो प्ले करते चिन्मय और परिवार से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर हम लास्ट प्रेस मीट में गए थे, हमको कुछ लोग भी आए थे वहाँ पे, ऑडियंसेस को भी बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि वो पेरेंटिंग वाला उनको बहुत अच्छा लगता है। और सखी की अब वो विवान जो है,
विवान की तो गर्लफ्रेंड है, तो सखी को अभी उसको ज़रा अच्छा नहीं लगता है कि वो स्टिल शी इज़ विथ देम। तो मैंने बोला आपको मुझे बताना चाहिए। अब देखिए मैं अब भी एक स्क्रिप्ट पे बैठा हूँ, आई विल क्लैरिफाई इट इन द नेक्स्ट वीक कि सखी ऐसा नहीं सोचती है, इट इज़ विवान हुज गॉट स्टक। तो ऑडियंस की फीडबैक लेके हम इसको बहुत बहुत आसानी से बदल सकते। क्यों? ये सच्ची कहानियाँ हैं, ये हम ऐसा फिक्शन नहीं करते हैं जो करोड़ों रुपयों के बिजनेस वाले लोग हो, घर में भी सूट पहन के घूमते हैं, वैसा नहीं करते। उनके कॉस्ट्यूम भी देखा, ये रियल हमारी आपकी बात है। ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ होती है और हम उसको बदल भी सकते हैं। स्वभाव को बदलना है, हमारे गलत सोच को बदलना है, तो ऑडियंस किसका डेफिनेटली हम ऑडियंस इसका रिएक्शन लेते हैं और अकॉर्डिंगली चेंज भी करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप पर्सनली आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस शो को लेकर कैसा रहा है, मतलब आप खुद में जब ये शो देखते हैं तो खुद में कितना बदलाव चेंज महसूस करते हैं, और आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा इस शो को लेकर के? मैं बहुत बदला इस शो से। मेरे वागले की दुनिया में मैंने, ज़्यादातर राइटरों का क्रिएटर का होता है कि कुछ शुरू करते फिर अपनी ज़िंदगी से उसमें बहुत कहानियाँ उनकी ज़िंदगी से आती है, उनके आसपास के किरदारों से आती है। तो बहुत सारे इसमें जो राजेश वागले के किस्से हैं, मैं एक राजेश वागले ही हूँ। लाइक ही ब्रॉट हिज पेरेंट्स क्लोज टू बाजू के घर में। तो मेरे पेरेंट्स मथुरा रहते थे, तो वो जब यहाँ आए तो मैंने घर लिया था, मेरे भाई के बराबर बाजू का घर। फिर कोविड में ही हुआ था, फिर कोविड के बाद हमने कभी जाने नहीं दिया मथुरा। वहाँ से लेके बहुत राजेश वागले जैसे कि परिवार की बहुत सोचता हूँ, तो बहुत कहानी आती है। और मैं अथर्व मेरे बचपन में जाता हूँ, जो अथर्व की स्कूल कॉलेज में कुछ कहानियाँ करी। सखी वागले में मेरी बेटी है केसर, वहाँ से मुझे बहुत कहानियाँ मिलती है, वो भी एकदम फायर ब्रांड है सखी की तरह। एंड अथर्व में मिस्री के कुछ स्कूल के किस्से बहुत लेता हूँ मैं, कि एक बार एक पार्टी की स्टोरी थी कि मिस्री कुछ दोस्तों के साथ गई थी बर्थडे पे, तो अब छोटी है 17 साल की, तो ड्रिंकिंग तो अलाउड नहीं है। तो पार्टी में सब लोग एक एक के बाद एक एक दूसरे कमरे में जा रहे थे दोस्त। तो उसको एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या कर रहे हैं। तो देन दोज वर ड्रिंकिंग दे ड्रिंक। तो आके बोला पप्पा ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे। मैं तो आई देन केम ओम अर्ली। मतलब वेरी गुड, बिकॉज उसको फ्रीडम है। शी नोज दैट वंस शी विल कम टू राइट एज शी विल गेट ऑल द फ्रीडम। बात पे से बात निकली भी, मैं आपको बोलने वाला था कि उसका फ़ोन आएगा ना तो मैं लूँगा। देखो मैसेज भी है उसका, क्यों? क्योंकि सोलो ट्रिप पे वो और उसकी दोस्त को हमने दुबई भेजा है, 18 साल की है, तो कि हिम्मत करो जाओ, क्योंकि अमेरिका पढ़ने जाने वाली तो बात। ये सारी मैटर फिर उसको ना एक कहानी बनाई थी हमने। और उस घर पे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं था, पर पुलिस आ गई, और पुलिस आके कैसे बच्चों को ले गई, माँ बाप ने जाके कैसे बच्चों को छुड़ाया, और कैसे हम एक लेसन देते हैं कि विच इज़ नॉट राइट फॉर यू, यू शुड नॉट बी डू। और ऐसे तो कितनी कहानियाँ किससे मेरी ज़िंदगी से निकले। और सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी होती है जब मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे जिस तरह की सीख दी है, और मैं जब उनकी कोई स्टोरी बनाता हूँ राजेश वागले के साथ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड बहुत सारे किस्से हुए, वो इट मेक्स मी इमोशनल ऑल्सो। एंड सबकी ज़िंदगी से, माँ की ज़िंदगी से, सब। और ऐसे राइटर्स भी हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी के किस्से ले आते हैं। हम रोज़ बरोज़ के स्कैम्स या कुछ होते हैं वो भी पढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ फ्रॉड होता है वो भी हम डालते हैं। एंड वी ट्राई एंड मेक इट अ वेरी कॉलोक्यूअल। इसके डायलॉग बहुत सुंदर होते हैं, पर वो ऐसे कॉलोक्यूअल होते हैं कि हम आप अपनी आपसी ज़िंदगी में बात करते हैं ना, उस तरह की लिखाई है इसकी। तो ज़िंदगी से बहुत निकलता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी शो या फिल्म समाज का आईना होता है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात कही आपने, बढ़िया कही। अगर कास्टिंग की बात करें, उस समय कास्टिंग का जो प्रक्रिया था पूरा, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि मेन किरदार को बहुत फोकस करना था आपको, तो कैसे कुछ हुआ वो थोड़ा बताना चाहेंगे? कास्टिंग का पहला कास्टिंग सबसे आसान। हमने 2-3 शो सुमित राघवन को नरेट करे थे, और ये जिस दिन मैंने कहा नीरज जी का फ़ोन आया, तो सुमित को फ़ोन किया कि सुमित, वागले की दुनिया डन, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सुमित के बाद उनके सामने जिनको कास्ट करना था,
इट वॉज वेरी चैलेंजिंग कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो दिखने में भी बहुत ही सुमित को मैच करे, एक अच्छा सा टीवी का जिसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पॉजिटिव हो, वेरी प्रिटी लुकिंग, टैलेंटेड, ह्यूमर भी समझती हो और ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ था और इमोशन भी। तो कुछ ऑडिशंस हुए थे और आई वाज ऐसे, इसमें परिवा का क्यों नहीं है? तो सर उसमें कुछ इश्यूज है बजट को लेके। आई सेड नथिंग डूइंग। मैं चैनल पे जा रहा था बाकी ऑडिशंस लेके। आई सेड, आई कॉल्ड परिवा, आई सेड आई हैव 10 मिनट्स, मैं चैनल की मीटिंग में रहूँगा, डोंट मिस आउट ऑन दिस, मार्क माई वर्ड्स, डोंट मिस आउट ऑन दिस इज समथिंग बिग। एंड शी सेड सर आपने फ़ोन किया, आपने बोल दिया, ये पूरा भरोसा सर, आई वुड डू इट वॉट एवर वॉट यू से। इट शी इज़ बैंग ऑन। इतना सुंदर, इतना बढ़िया काम। देन 2 बच्चों की चैलेंजेस थी, तो ये ढूंढते ढूंढते बहुत, जैसे अथर्व, शिहान वॉज द चॉइस। जम्मू कश्मीर में था, अभी सीधा शूटिंग पे आया था वो, पर उसको देख के ऐसा लगा था यार ये दिल जीत लिया उसने। सखी वागले में चिन्मयी, पहले ऐसा लगता था कि चिन्मयी कास्ट कर लिया था, कास्ट करते करते थोड़ा वक्त लगा उसको खुलने को। बट देन आई मेट हर वंस, हम लोग जब सिलवासा कोविड में, तो शी से सर मेरा ऐसे मेरे पे कहानी नहीं आती है तो मुझे मज़ा नहीं आता है ना, आई फील लाइक मैंने उसको पूछा था क्यों सैड रहती हो आप? तो बोले मेरी सर मेरा कुछ ऐसा आता नहीं जो मेरे को, मेरे किरदार के बारे में कुछ बैक स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरीज नहीं है। एंड आई रोट माई फर्स्ट स्टोरी, एक थी नोबल प्राइज़, वो कैसे सखी को मिलता है कॉलेज से, और वो पहली मेरी कहानी थी और दैट वाज फॉर फर्स्ट स्टोरी फॉर हर। फिर उस पर थोड़ा वर्कशॉप भी किया था चिन्मयी के साथ। एंड बिकॉज आई न्यू ये 4 पिलर है, चौथा मजबूती होना चाहिए। द काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ हार्डवर्क शी इज पुट इन, ग्रेट हार्डवर्क, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड बहुत अच्छा काम करती है। बाकी सीनियर वागलेस, उनकी मन में थोड़ा सा ऐसा था कैसे करेंगे अंजन जी, पर लेजेंडरी है वागले में तो, और कितना वो चश्मा वगैरह अभी संभाल के रखा है उसने 40 साल बाद वाला। एंड पहले लुक टेस्ट में इतना परफेक्ट। आप देखो भारती जी के वीक में थोड़ा सा इश्यू हुआ क्योंकि एज करनी थी, पर व्हाट डेडिकेटिंग एक्टर्स, दो डेडिकेटेड एक्टर्स एंड व्हाट हार्ड वर्क, और क्या ऐसे किरदार में मज़ेदार। और बाकी पूरी सोसाइटी बनाई, तो सोसाइटी के किरदार में दीपक परीख, अमित सोनी, भक्ति, मानसी जोशी, हमारे जो वॉचमैन है सिक्योरिटी, सत्या, व्हाट एन एक्टर। आपको घर की काम वाली जो आशा, उर्मिला, बच्चों में विद्युत, आप किसी को ऑफिस स्टाफ देख लो, चाहे कियारा में अंजू हो, दासानी, चंदू, मार्फते में जो कलाकार थिएटर के लिए, नयन शुक्ला, विनायक केतकर, सूर्या, ये आउटस्टैंडिंग कास्ट है। इतने रियल, उनका अभिनय ऐसा है जो कैजुअल, सी एक्टिंग बहुत सारे शो में होती है, करवाते हैं, पर ये जो कैजुअल अपने आप को रियल जोन में प्रेजेंट करना, उस सबसे डिफिकल्ट होता है। दैट्स वेयर यू रिक्वायर मोस्ट टैलेंटेड पीपल। फिर मनोज वागले, विपुल अच्छा है, उसकी वाइफ में विद्या में सुकन्या, आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस। तो ये सब राइट नाउ इतना अच्छा मॉलर बच्ची जो हमने अडॉप्ट की थी, माई मोस्ट फेवरेट किट्टू में माही है, इतनी छोटी बच्ची की एक्टिंग का। सो ये हमको, और बहुत कुछ अगर कोई रह गया तो, बट वी हैव अ फैंटास्टिक कास्ट हु अंडरस्टैंड्स दिस फैब्रिक। और हम हर वीक, मैंने बोला ना, एवरी स्टोरी 2-2 दिन में जूम कॉल करके उनको ग्रूम भी करते हैं, उनको बोलते भी हैं। नॉट दैट एनी वन ऑफ दिस सीनियर एक्टर रिक्वायर्स टू बी ग्रूमिंग, पर हमारी ओर से हम क्या चाहते हैं कहानी में, ये कहते तो निखर के आता है। बट जैसे आपने कहा कि आपने इतना सब कुछ कैसे संभालते हैं, अगर, क्योंकि हमेशा यही होता है कि हमेशा प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में ऐसी कहानी आती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि कभी प्रोड्यूसर मनाते हैं, कभी एक्टर नाराज रहते हैं। तो इस शो को लेकर अगर हम जानना चाहें, कुछ ऐसा वाकया बताना चाहेंगे जो हमें नहीं पता है या किसी को नहीं पता है? काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी बार तो नहीं, पर कुछ बार ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट यहाँ से गई है, 2-2 ऐसा हो रहा है, एंड सडनली भारती जी को हुआ था कि जेडी मेरा किरदार बदल, ऐसा है था ही नहीं, ये यार मैं ऐसा नहीं करती थी तभी। तो मैंने बोला भारती जी वो 18 ही एपिसोड किए थे, किरदार आपका एक बड़ा हुआ है, थोड़ा एक्सपांड हुआ है जोन हमारा, तो वी हैव टू ऐड। और इतने साल के बाद
तो वी हैव टू ऐड सर्टेन थिंग्स। दैट्स वाई हमने अल्जाइमर ऐड किया था। दे भारती जी भूल जाती हैं, फिर कुछ कुछ और एलिमेंट्स कुछ संवाद को लेके होता है। तो सुमित बोलता है रिजिड यार, ये मैं नहीं बोलूँगा, ये क्या है यार सर। तो मेरे को उसको समझाना पड़ता है कि तू इसको सुमित राघवन बन के मत देख, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। बोलता है यार ये कितना लाउड है यार। तो बोला पर उसकी श्रद्धा है भगवान में, तो ये वो लार्जर देन। एज ए प्रोड्यूसर आपको थोड़ा, क्योंकि बच्चों की तरह सब कुछ समझाना पड़ता है, हाँ, हाँ। फैमिली मेंबर में एक मुखिया को समझाना पड़ता है। और बोलता ना काफ़ी बार वंदना जो परिवार वो भी बोलते सर ये लाइन पर हमारा अरस परस संबंध बहुत अच्छा। मुझे भी लगता है ना हाँ यार इसकी बात सही है, ऐसा कर दो। लिखने को भी दे देते हैं, आपको ये लगे ना इसके आसपास बोल दो ना। अच्छा परिवार ने कुछ एपिसोड लिखे भी है इसके, परिवार सुमित ने। तो वी एज अ टीम कोई भी डिफरेंसेस आता है वहाँ से। अभी गोवा की कोई स्टोरी तो सखी का फ़ोन आया, अथर्व भी एक बार बोले सर मैं ये अथर्व नहीं करेगी। बोले शिहान बेटा मुझ पे छोड़ दे दुनिया नहीं देखी। तो, पर नहीं वो ऐसा है ना कि बहुत सुन सब मानते हैं। दैट इज़ ऑलवेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बहुत है। और अगर मैंने उनको अगर समझाया दे ब्लाइंडली ट्रस्ट मी, बिकॉज इन्होंने देखा ना कल सुमित राघवन पार्टी में बोले थे कि ऐसा कभी देखा ही नहीं यार, ये जेडी की एनर्जी को कमाल है, सैल्यूट है। बोलता है एवरी स्टोरी वो किस तरह हमको नरेट करता है यार, इतना फोकस हैंड्स ऑन। मैं कभी भी कहीं भी हूँ, अब्रॉड रहा हॉलीडे, मैंने वागली की मीटिंग्स करी हैं, जूम पे उनको नरेट किया, और आई एम अ फोन कॉल अवे। उनको सीन लगता तो दे डोंट थिंक मैं कहाँ हूँ। जेडी ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सबको बोला मेरे फैमिली को चाहे कहीं भी कि वागले का कॉल है ना आई विल टेक एंड आई विल टेक। तो वो रिश्ता ऐसा है, सो दे ऑल्सो ट्रस्ट। शायद यही वजह है कि जो भी एक्टर आपके साथ काम करता है हमेशा हैट्स ऑफ ही करता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा फैमिली है। बट ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर हैं, जैसा आपने भी देखा या सुना होगा, कि यही माहौल खराब कर देते जब एक्टर सेट पर भी माहौल खराब कर देते हैं, रातों रात स्टार कास्ट चेंज हो जाते हैं। क्या देखते हैं बीइंग प्रोड्यूसर, क्या कहना चाहेंगे सर? आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा जो पूरा, क्योंकि इतना आसान नहीं है रातों रात स्टार कास्ट चेंज करना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर वजह सही हो ना। देखो कुछ कभी यार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी कुछ कुछ दूसरे इश्यूज़ होते हैं। इशू तो परिवार में होते हैं, कोई भी जगह ले लो। अगर देश का अर्थतंत्र चलाने वाली बात है तो पार्टीज़ में हमने बहुत बार देखा है, कंपनीज़ में होते हैं, जॉब पे होते हैं। आई ऑलवेज लुक एट के दोनों पक्ष से सोचो, अगर उनका पक्ष सही है तो डोंट डर्टी इट, लेट पर्सन गो। पहले तो एड्रेस करने की कोशिश करो कि इश्यू क्या है। इश्यू ठीक हो जाता है तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को नहीं करना होता है। किसी को कोई बेटर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब फंसता है शो, तभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये सेल्फिश सोच रहा है या सोच रही है। दैट्स द टाइम यू गेट स्टक। और या तो एकदम पेमेंट नहीं मिल रहा है, वर्किंग आवर्स बुरे हैं, बदतमीज़ी से सब कुछ हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही, तो पर बाकी मोर और लेस एड्रेसेबल इश्यूज़ हो तो इसमें से बंदाबंदी सॉल्व कर लेते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं। और कभी कभार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा यूनिट बिगड़ेगा तो जाने देना चाहिए। तो यू हैव टू लुक एट मल्टीपल एस्पेक्ट रादर देन बीइंग रिजिड, एंड यू मस्ट लुक एट फ्रॉम एवरी पर्सन्स पॉइंट। मैं हमेशा किसी भी सिचुएशन में दोनों पक्ष के पीओवी से देख के काम करता हूँ। तो हमारे वहाँ इसका रेशियो बहुत कम है। ऐसा नहीं हमारे वहाँ नहीं होता, नहीं हो सकता है, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतना रोज़ का काम करना सालों साल तो हो सकता है, पर उसको उसका जो होता है ना ब्लीडिंग जो होता है उसकी वजह से उसको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी। ब्लीडिंग ना हो उस तरह सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये अप्रोच और एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सही बात आपने कहा, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में बात करके ही सोल्यूशन करना। अभी राजन साहब के साथ जो केस हुआ था उसमें जो शहजादा धामी था उसने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बोला कि अगर आपको हमसे प्रॉब्लम थी तो आप हमें पर्सनली बताते। आपने पूरी लोगों के स्टार कास्ट के सामने हमसे बात भी नहीं की और जस्ट हमें टर्मिनेट कर दिया। तो ये शहजादा की बात आपको कितना सही लगता है? देखो मैं उनको जानता नहीं हूँ ना, मुझे उनके शो के बारे में मालूम। मैं राजन जी को जानता हूँ। राजन साई इतने सालों से एक गुडविल के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई नो राजन पर्सनली, एसोसिएशन में हमारी कमेटी में बहुत सालों से। मैं शहजादा के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जिसको जानता नहीं हूँ किसी एक्टर को मैं हार्म भी नहीं पहुँचा सकता।
पर आई नो राजन, होता ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो राजन के पास ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, वरना क्यों कोई ऐसा करेगा। एज अ प्रोड्यूसर आई कैन रिलेट एंड थिंक मोर फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पर कमेंट करना भी गलत होगा, टिल आई हैव नॉट हर्ड बोथ द पार्टीज एवर, मुझे तो मालूम ही नहीं है किस्सा क्या है। पर मैं जनरलाइज करूँ तो मैं हमेशा मानता हूँ देयर कैन नॉट बी अ स्मोक विदाउट फायर, पर उस पर पानी डाल के बात हो सकती है।